हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। अक्सर जब भी हम बात करते हैं राज्य की अवधारणा के बारे में या राज्य किस तरह से बना है, राज्य को किस तरह से काम करना चाहिए, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं जैसे कि हॉब्स, लॉक्स, रूसो, उनकी बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर कौटिल्य का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में राज्य के बनने का, राज्य के कार्यों का और राज्य के डिफरेंट अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यहाँ समझना होगा कि जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है वो लार्जली दो स्कूल ऑफ थॉट्स पे डिवाइडेड है। जहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट जो आइडियलिज्म को प्रमोट करता है वो ये कहता है क्या होना चाहिए, जहाँ से एक राजधर्म का कॉन्सेप्ट निकलता है, कहीं ना कहीं मनु की बात निकलती है, एक आदर्श समाज की बात वो करते हैं। लेकिन कौटिल्य है वो रियलिज्म यानी यथार्थवाद को प्रमोट करता है। यथार्थवाद ये कहता है दुनिया में क्या है, जहाँ आइडियलिज्म इसकी बात करता है कि इंसान बहुत अच्छा है, समाज को अच्छा होना चाहिए, मौका दिया जाए तो समाज बहुत अच्छे से काम कर सकता है, जैसे कि लॉक ने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो हॉब्स की विचारधारा है वो हम कह सकते हैं कौटिल्य की विचारधारा से प्रेरित है, जो ये कहती है कि राज्य कैसा है। क्योंकि जब वो बात करती कैसा है की, तो ये विचारधारा कहीं ना कहीं राजा को और प्रजा को और राज्य को तैयार करती है विपरीत परिस्थितियों के लिए किस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से मैकियावेली के द प्रिंस से बहुत पहले राजाओं के लिए और जो समय का गवर्निंग सिस्टम था उसके लिए कुछ बेंचमार्क यानी कुछ रूल सेट डाउन किए कि उन्हें किस तरह से कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं एक मजबूत राज्य का निर्माण हो सकता है। कौटिल्य के सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंटों में से एक है मंडल थ्योरी। मंडल सिद्धांत बात करता है किस तरह से एक राजा को अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। कौटिल्य बार बार कहते हैं शांति बहुत अच्छी है, शांति की कामना बहुत अच्छी है, लेकिन हार से बेहतर युद्ध है। यानी कौटिल्य ने हमेशा राजा से कहा है कि जो चक्रवर्ती राजा है, जो एक पराक्रमी राजा है, उसको हमेशा युद्ध की तैयारी ही नहीं करना चाहिए, युद्ध करते रहना चाहिए, एक्सपेंशन करता रहना चाहिए। बिकॉज अगर राजा ढीला पड़ेगा, सो मत्स्य न्याय का जो सिद्धांत है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, तो कहीं ना कहीं उसी तरह छोटे राज्यों को या कमजोर राज्यों को जो युद्ध के लिए तैयार नहीं दिखते या जो ताकतवर नहीं दिखते उनको बड़े राज्य खा जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में कि राज्य बना कैसे। जैसा कि हम सब जानते हैं राज्य जो है वो सबसे बड़ी इकाई है राजनीति शास्त्र की। पूरा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र कहीं ना कहीं चारों तरफ घूमता है राज्य के। राज्य यानी स्टेट, आखिरकार स्टेट बना कैसे। कौटिल्य ने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं की या उसने कोई हॉब्स लॉक की तरह थ्योरी नहीं दी कि लेविथान था, स्टेट बना, स्टेट ऑफ नेचर था। पर यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ को समझना होगा। उनका ये मानना था कि राज्य बनने से पहले जो समाज थे वहाँ पे जब राज्य नहीं था तो मानव जीवन के अंदर हमेशा से घोर कलह थी, मानव आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक संघर्ष का हालात था और इस अस्थिरता को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक ऐसे ढांचे की जरूरत थी जो कमजोरों को संरक्षण दे सके। यहाँ बात आती मत्स्य न्याय की यानी लॉ ऑफ जंगल, जिसको हम कहीं ना कहीं जो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर है उससे जोड़कर देख सकते हैं। इसमें कहा गया था कि शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा निर्बल का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, उसका शोषण करेगा, उस पर अत्याचार करेगा, हिंसा करेगा उसके विरुद्ध, अगर एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम ना हो जो कि प्रोटेक्ट कर सके कमजोर को। यहीं से हमें समझना होगा कि किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ। इसी अस्थिरता से बचने के लिए लोगों ने एक राजा को चुना, एक शासन व्यवस्था को चुना जिसकी जिम्मेवारी कुछ टैक्स के प्रतिशत में, जैसे मनु ने जब कहा कि मनु को हमने पहले राजा के तौर पर चुना तो हमने क्या करा, व्यक्ति ने अपने अन्य का 6वां हिस्सा और व्यापार का 10वां हिस्सा राजा को या सरकार को देना एक्सेप्ट किया। इसके बदले में उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी। यहाँ समझें, यहाँ से स्टेट संविदा स्टेट, एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेट की बात है। यहाँ वो देव्य सिद्धांत है क्योंकि मनु की बात है, ऊपर विष्णु की बात है, विष्णु भगवान की बात है, ब्रह्मा जी की बात है। लेकिन अगेन जब यहाँ मनु की बात होती है, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है कि हम तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में तुम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगी। तो कहीं ना कहीं यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम निकल कर आता है जिसको हम कहते हैं राज का संविदा सिद्धांत, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, जिसके अंदर राज्य ने हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया, उसके एवज में हमने उसको टैक्स दिया। और यही जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ये कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क है स्टेट के फॉर्मेशन का। हालांकि राजा को ईश्वर का अवतार कहीं ना कहीं अपने अर्थशास्त्र में कहने की कोशिश की है कौटिल्य ने, लेकिन अगेन मत्स्य न्याय के तहत उसने बार बार कहा कि छोटी मछली को अक्सर जिस तरह से जब बड़ी मछली खा लेती है, जंगल में कमजोर को बड़ा शिकारी मार खाता है, उसी तरह के समाज में एक मजबूत राजा, एक मजबूत प्रजा, मजबूत सरकार नहीं होगी तो प्रजा की सुरक्षा निश्चित नहीं की जा सकती। यह एक बात को समझना होगा। जब यहाँ पे मैं इस बारे में बात करता हूँ तो भली कौटिल्य अपनी कई सारी थ्योरीज में कहता है कि राजा के अंदर वो देवता वाले अंश होने चाहिए, राजा को राजधर्म को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, राजा को धर्म को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, लेकिन राजा बंधा हुआ है अपनी ड्यूटी से प्रजा के प्रति। इसमें बार बार कहा गया कि राजा को राज्य सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला, राजा को राज्य मिला है
जनता के बेनिफिट के लिए या जनता के संरक्षण के लिए। यहां पर एक चीज जो निकल कर आती है जिसको हमें बड़े गौर से समझना होगा, हमें समझना होगा इस बात को कि राज्य तो बना पर राज्य के क्या से अंग थे, राज्य की क्या ड्यूटीज थी, तो ये सब हम आगे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कि राज्य इसलिए बना कि उसको जनता को सुरक्षा देनी थी, उसके एवज में जनता ने खुद को गवर्न करने का अधिकार, एक बात समझिए, कल टैक्स नहीं दिया, जनता ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि राजा जो है वो हमारे पिता समान है, उसके तमाम फैसले हम पे बाइंडिंग है और राजा हमारा हित जानता है, बिकॉज राजा की नियति है कि अपने हित से ज्यादा प्रजा के हित के बारे में सोचे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो एज ए इंडिविजुअल, एज अ व्यक्ति विशेष, हमारे को खुद को रूल करने की ताकत सरकार को सौंपते हैं। हम अपने आप को सजा देने का अधिकार उनको देते हैं, अपने संरक्षण का अधिकार उनको देते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे राजा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ तो नहीं कहेंगे पर चेक एंड बैलेंस भी डाले गए। मंत्रिमंडल का राज्य है, देखो कौटिल्य का राज्य राजा का राज्य नहीं, मंत्रिमंडल का राज्य है। राजा सुप्रीम है, राजा की इच्छा सुप्रीम है, पर एक मजबूत मंत्रिमंडल की बात करते हैं, एक मजबूत मंत्री अमात्य की बात करते हैं जिसको काम है सलाह देना। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कौटिल्य करते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मंडला थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, उसके बारे में बाद में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, किस तरह से राजा को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की। लेकिन फिलहाल मत्स्य न्याय को समझते हम समझेंगे राज्य कितने अंग हैं। अब जब बात करते हैं हम सप्तांग सिद्धांत की, कौटिल्य ने कहीं ना कहीं वो जो महामानव वाला कॉन्सेप्ट था मनु का कि सर से ब्राह्मण और दूसरी समाज निकले, उसी को उन्होंने रिफाइन किया प्रैक्टिकल सेंस में। उन्होंने राज्य को एक महामानव के तौर पे देखा, जैसे हॉब्स ने देखा था लेविथान के तौर में, इन्होंने एक महामानव के तौर पे देखा जिसके अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के ड्यूटीज जो हैं वो डिवाइड की गई। किसकी ड्यूटीज डिवाइड की गई? स्टेट की, कि किस तरह से स्टेट अपने फर्जों को निभाएगा और अलग अलग कार्य करेगा। जब हम सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पे मनु ने राज्य को एक शरीर के तौर पर देखा जिसके 7 अंग थे, जिसमें बार बार उन्होंने कहा कि अमात्य इसकी आंखें हैं, राजा इसका सर है, जो मंत्रिमंडल है उसके कान है, जो इसके गुप्तचर है उसके कान है, कोष इसका मुख है, अब बल इसका मन है, बल मतलब फौज इसका मन है, दुर्ग इसके हाथ है, राष्ट्र इसके पैर है। ऐसा क्यों? शुक्राचार्य के सिद्धांत में जब इसको कहा गया तो क्यों कहा गया शुक्र नीति में? आप अलग अलग अंगों की बात कर रहे हैं। कौटिल्य जब शुक्र नीति की बात करते हैं हमें बताते हैं किस तरह से अलग अलग अंगों की बात इसमें की गई। उसी तरह से कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में स्टेट को 7 भागों में बांटा। उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए स्टेट के, जिसमें आता है स्वामी, अमात्य, जनपद यानी प्रदेश, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अब जब मैं बात करता हूं राजा की, सबसे इंपॉर्टेंट है राजा, बिकॉज राजा ही कानून को लागू करवाएगा, राजा ही सिस्टम को लागू करवाएगा, राजा ही सुप्रीम अथॉरिटी, राजा ही प्रोटेक्ट करेगा, राजा ही पालन करेगा और राज्य राजा के नाम पे चलेगा। मॉडर्न स्टेट नहीं है जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, तो राजा ही सुप्रीम है, राजा तमाम फैसलों को लागू करेगा और राजा जिम्मेवार होगा स्टेट के क्रियाकलापों के लिए। राजा, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का प्रधान अंग, और राजा की जो सबसे इसलिए उन्हें राजा को स्वामी नाम दिया। जब स्वामी का मतलब ये जो आदेश दे, जो आदेश को लागू करे और शासन करने वाला व्यक्ति, उनके हिसाब से राजा के अंदर जो गुण होने चाहिए, राजा कैसा हो? राजा ऐसा हो जिसके अंदर विनय हो, विवेक हो, जो शास्त्र को जानता हो, जो समय के हिसाब से, बदलते हुए समय के हिसाब से कार्य करता हो, जिसके पास प्रजा के रक्षण करने की ताकत हो, जो प्रजा का शोषण ना करे, जो शत्रु और मित्र के बीच का भेद जान सके और जो बहुत जल्दी तारीफों से खुश ना हो। आज के दौर में हम अक्सर यही बातें करते हैं कि पॉलिटिशियन को, एक लीडर को कैसा होना चाहिए? विनय, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। जब मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, आज शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस दौर में कि जब धर्मशास्त्र जिसके थ्रू समाज चलता है उनका ज्ञान होना चाहिए। राजा को चापलूसी से दूर होने वाला चाहिए। डॉक्टर, जैसे कहते हैं डॉक्टर, वकील, इनको कभी चापलूसी नहीं करना चाहिए। उसी तरह से राजा को कभी चापलूसी खुश होने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अरे महाराजा बहुत अच्छी बात है, हम उनको तारीफ करें और उन लोगों को सजा दें जो सच्चाई बता रहे कि सर राज्य कमजोर है, तो चापलूसी से खुश होने वाला नहीं होना चाहिए। अपने हित से ज्यादा जनता के हित के बारे में सोचे, अपने सुख से ज्यादा जनता के सुख के बारे में सोचे, शत्रु और मित्र को समझ सके, शत्रु की कमियों को समझ सके और मित्र बना सके, ऐसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है राजा को एक हाई मॉरल वैल्यू वाला होना चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड वाला होना चाहिए, बिकॉज स्टेट सिंबल है, राजा सिंबल है स्टेट की पर्सनालिटी का। राष्ट्रपति हमारे प्रथम नागरिक हैं, हम उम्मीद कैसे करते हैं हमारा राष्ट्रपति कैसा हो? हमारे भले प्रधानमंत्री देश चलाते, जब मैं राष्ट्रपति की बात करूँ, हमारे प्रधान नागरिक हैं, उन्हें हम सिंबल मानते हैं स्टेट का, वो फर्स्ट सिटीजन है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कल्चर को, वो हमारी स्टेट की आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट कर सकें, वो होता हुआ दिखता है। फिर आता है अमात्य। अमात्य का मतलब है मंत्री और तमाम वो हाई पोस्ट पे बैठे हुए लोग जो स्टेट को चलाने में मदद कर रहे हैं। इन्हें वैसे लोगों को होना चाहिए जो राज्य के प्रति और राजा के प्रति निष्ठावान हो, जो सच बोलने में घबराए नहीं, जिन्हें अपने क्षेत्र का जो जिम्मेवारियां उन्हें दी जा रही हैं उसका ज्ञान हो,
साथ के साथ वो उस तरह के लोगों जो पदों पे अपने लोगों को भाई भतीजावाद जिसको आज को कहते हैं उसको लागू ना करे, सिफारिश में ना आए, जिससे को धन संचय करने की इच्छा ना हो और जिसके पास शास्त्र को और करंट सिचुएशन को समझने की ताकत हो। यही चीज़ हम राजा के लिए भी कही है, राजा वैसा होना चाहिए जो बदलते हुए वक्त के हिसाब से खुद को बदले, मतलब कि बदलती हुई परिस्थितियों को समझे। उसी तरह से ये चीज़ें अमात्य के लिए भी कही हैं। अमात्य को राज का सबसे अहम अंग माना गया बिकॉज अमात्य, देखिए राज्य राजा करता है पर राजा को सलाह चाहिए, राजा हर विषय का ज्ञाता नहीं हो सकता। अमात्य मंत्री परिषद राजा को राय देती है, वो राजा के कार्यों पे नजर रखती है और अगर राजा गलत करे, जो मैंने कहा था राजा को चापलूसी से खुश होने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्री परिषद को भी चापलूस नहीं होना चाहिए। उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो राजा से कह सके कि जनाब आप गलत हैं। साथ के साथ राज्य कार्य जो है, राज्य कार्य कि जो ड्यूटीज आपको दी गई हैं उसको सीक्रेसी से वो निभाएं, अपनी बातें किसी को बताएं ना, उस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। आज भी जब पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती तो मंत्री वही कहते हैं ना, हम जो बात हमारे नॉलेज में आई वो उस व्यक्ति के सिवाय किसी को नहीं बताएंगे जिसको बताना वो जरूरी हो। हम राग के या बिना अनुराग के, मतलब हम किसी से दुश्मनी निभाए बिना अपना काम करेंगे, ना किसी को अनड्यू फेवर करेंगे। वही शपथ कौटिल्य की आज तक चली आ रही है। जनपद का मतलब है जमीन, जनपद का मतलब है जनता। आज के दौर में कौटिल्य ने दोनों को एक साथ जोड़ा, 19 को नाम दिया जनपद। उन्होंने कहा जनता ऐसी हो, जनता ऐसी हो जो निष्ठावान हो, जो सरल हृदय की हो, स्वामी रक्षा हो और साथ में संपन्न होनी चाहिए। साथ के साथ जनता को ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से कर चुका है, पर राजा पे भी जिम्मेवारी डाली गई, कर ऐसे हो जो जनता चुका सके, मतलब कि टैक्सेशन उतना करो जो वो विलिंगली भरे ताकि स्टेट मजबूत हो। बिकॉज अगर आप ओवर टैक्सेशन करेंगे, ज्यादा टैक्सेशन लगाएंगे तो जनता विद्रोह कर सकती है, स्टेट कमजोर हो सकता है। जनता को राजा की इच्छाओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए, राजा को प्रजा को जनता की इच्छा का मतलब पर्सनल इच्छा नहीं, जो उसकी व्यूज है रिगार्डिंग स्टेट चलाने के, उनका रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए और साथ के साथ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। राजा के ऑर्डर का मतलब स्टेट का ऑर्डर, जो स्टेट का लॉ है। देखो अगेन, कोई भी स्टेट तभी स्टेबल रह सकता है, कोई भी राज्य तभी स्टेबल रह सकता है जब जो जनता है, जो प्रजा है, वो किसी भी तरह राज्य के तमाम फैसलों को माने। अगर राज्य के चैलेंज करने लगी फैसलों को तो राज्य में अस्थिरता आएगी। साथ के साथ जब निष्ठावान की बात होती है, स्वाभिमानी की बात होती है और संपन्न की बात है, तो तभी पॉसिबल है कि जब राजा और मंत्रिमंडल देश को ऐसा चलाए कि जनता का विश्वास रहे उन फैसलों में। देखो सब कोरिलेटेड है। राजा को ऐसा मंत्रिमंडल चाहिए जो सच बोले, मंत्रिमंडल ऐसा हो जो सच बोल सके और जनता ऐसी होनी चाहिए उन तमाम फैसलों को मान सके जो प्रैक्टिकल फैसले लिए गए। इम्प्रैक्टिकल फैसला अगर आप लेंगे तो जनता के पास विद्रोह का ऑप्शन खुला होता है। साथ के साथ राज्य ऐसा होना चाहिए जिसकी रक्षा करना आसान हो, जहां नदी हो, जंगल हो, पानी हो, तालाब हो, मिट्टी अच्छी हो। अगेन वही बात है, अगर स्टेट है, मान लो समुद्र नहीं है, आप सी ट्रेड कैसे करोगे? फर्टाइल लैंड नहीं है, पॉपुलेशन छोटी रहेगी, ग्रोथ नहीं होगी। अगर मिनरल रिसोर्सेज नहीं है तो इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी? पानी नहीं है, एग्रीकल्चर कैसे होगा? एयर पॉल्यूटेड है, हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो राज्य को बेहतर होना चाहिए। दुर्ग को हम डिफेंस से जोड़ सकते हैं। दुर्ग को हम आज के तारीख में हम उतना ना कहें, लेकिन हाँ अगेन डिफेंस रेडीनेस से जोड़ सकते हैं। दुर्ग और सेना को अलग रखा गया। दुर्ग उस जमाने में डिफेंस का एक अहम हिस्सा होते थे जिनको हम किले कहते हैं, बिकॉज किले के अंदर छुप के दुश्मन से बचा जाता था और किले की घेराबंदी करके राज्य को लड़ा जाता था। हालांकि गन पाउडर आने के बाद किलों की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, लेकिन पुराने दौर के हम जितने भी युद्ध देखे किले की घेरेबंदियों से लड़े गए या उससे ही जीते गए। तो किले की जब बात करते हैं तो कहते हैं किले ऐसे होने चाहिए जिनको राजा मेंटेन कर सके, उसके लिए सेपरेट ऑफिसर रखे, उसके लिए फंड एलोकेट करे। 3 तरह की किलेबंदियों की बात की गई। औदिक जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जिसका एग्जाम्पल है राजस्थान के अंदर अगर हम जाएंगे तो जल दुर्ग कहते हैं। झालावाड़ के पास गागरे उनका किला है। फिर बात आती है पर्वत, जो पहाड़ में बना हुआ किला, इसमें कांगड़ा का किला या आप कह सकते हैं जो नरसिंहगढ़ का किला है वो आ सकता है। फिर आता है वन दुर्ग, जो जंगलों से घिरा हो। अगेन नरसिंहगढ़ का किला जंगलों के बीचों बीच पानी के पास है, पहाड़ी पर बसा हुआ है। रणथंबोर का किला इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। और फिर आता है निर्जन मरु प्रदेश में बने हुए दुर्ग जिन्हें धानवन कहे गए, जैसे कि सोनार दुर्ग जो कि जैसलमेर का है, या मेहरानगढ़ का किला। इस तरह के किले जो इसमें से औदिक दुर्ग हैं और जो पर्वत दुर्ग है, यानी कि जो कि पानी से घिरे हुए हैं, जो पर्वत से पहाड़ों पर बसे हुए किले, उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना गया कि उन पर युद्ध के समय राजा छुप के या वहां मोर्चाबंदी करके दुश्मन का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। जबकि जो जंगल के दुर्ग हैं और रेगिस्तान के दुर्ग हैं, इनका इस्तेमाल राजा आपत्ति के समय छुपने के लिए कर सकता है। ऐसे ही होता था। अगर हम अगेन पीछे जाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्यादातर किले पहाड़ों में, जंगलों में थे। तो क्यों थे पहाड़ों पर? इसलिए कि ताकि नजर रखी जा सके, युद्ध लड़ा जा सके। जंगल वाले की जब हम बात करते हैं, जो पर्वत के दुर्ग हैं, उनका इस्तेमाल बुरे वक्त में बचने के लिए भी किया जाता था कि अगर आपकी दुश्मन सेना घिर ले, दुर्ग इतने घने जंगलों में होना चाहिए कि जहां आप अपने महिलाओं का, अपने बुजुर्गों का, अपने धन को संचित करके दुश्मन के आक्रमण से खुद की रक्षा कर सकें।
फिर आती बात कोष की, बिना पैसे की स्टेट आज भी नहीं चलता। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौटिल्य ने बार बार कहा कि भैया स्वामी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो टैक्सेशन है। बिना टैक्सेशन के ना डिफेंस हो सकता है, ना दुर्ग बन सकता है, ना मंत्रिमंडल हो सकता है, ना स्टेट का फॉरेन पॉलिसीज चल सकती है। तो बार बार इसमें कहा गया कि राजा को अपने धन को भर के रखना चाहिए, हर तरह के मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स वहां होने चाहिए। इवन सिल्क रखा जाता था बिकॉज सिल्क एज ए करेंसी यूज होता था, मसाले रखे जाते थे बिकॉज एज ए करेंसी यूज होते थे। कहा गया जनता से कि उपज का छठा हिस्सा ले ले और उसको कोष में रख दे और उसका हिसाब करे, ऑडिटिंग करे। मंत्रिमंडल को यह हक था जानने का कि खर्चा कहां हो रहा है। क्यों? राजा की निजी संपत्ति नहीं है वो, आप राजा को एज अ कस्टडी दे रहे हैं स्टेट चलाने के लिए, तो उसको देखना जरूरी है। जो धन है, जो खजाना है, वो धर्मपूर्वक एकत्रित किया होगा, जनता को प्रेशराइज करके। अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं और 8 रुपए आप टैक्सेशन ले लेंगे तो स्टेट कैसे चल सकता है? आप 10 रुपए कमा रहे हैं, आप 1 रुपए लीजिए, 10%, 6% जो ने डिसाइड किया जिससे स्टेट चले, जो आज की तारीख में जैसे कि टैक्सेशन होता है वो होना चाहिए। तो धन इतना होना चाहिए कि जनता को दुख ना हो, पर इतना भी होना चाहिए विपत्ति के समय काम आ सके। साथ के साथ जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रखने की बात की गई कि भैया इन पे नजर रखी जाए, और कोषाध्यक्ष राजा को और मंत्रिमंडल को लगातार बताता रहे सूचना मांगने पे कि पैसा है कितना। ऑडिटिंग जरूरी है, आज भी ऑडिटिंग होती है हर डिपार्टमेंट की, पैसा जारी होता है, पूछा जाता है खर्च इतना क्यों किया, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट क्यों हो, बिकॉज स्टेट को पता होना चाहिए कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दंड अथवा सेना। बिना पनिशमेंट के राज्य नहीं चल सकता। कोई भी राज्य तब तक कमजोर है जब तक वहां पे राजा के पास पनिशमेंट देने की कैपेसिटी नहीं। पनिशमेंट का मतलब हमेशा सजा देना नहीं होता, कानून व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की ताकत, स्टेट की कैपेसिटी रूल्स को इंपोज करवाने की। राज्य में राजा से बड़ा कोई गुंडा नहीं होना चाहिए, राज्य से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होना चाहिए। राज्य में जैसे मजाक में नहीं कहते इस शेर का गुंडा मैं हूं, उसी तरह से जो राजा है, जो स्टेट है, कोई दूसरा गुंडा नहीं होना चाहिए। स्टेट सबसे ताकतवर एंटिटी होना चाहिए। अगर कोई दूसरा गुंडा या कोई अराजक तत्व है जो राज्य की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है और राज्य उससे खुद का रक्षण नहीं कर पा रहा, उस केस में राज्य कोलैप्स कर जाएगा। तो हमेशा से स्टेट के पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर के बाहर रक्षा कर सके, बॉर्डर के अंदर कानून व्यवस्था बना रह सके। साथ में उसके पास आर्मी होनी चाहिए, और ये है प्रोफेशनल आर्मी की बात करते हैं। पुरानी तरह की लूट खसौट वाली आर्मियां जैसे कई देशों में होती थी, वैसी नहीं कि आप चलिए हमारे साथ युद्ध लड़ें जो लूट का पैसा ना। ये एक प्रोफेशनल आर्मी की बात करते हैं जो कहते हैं सैलरी होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, जिसमें आर्चर्स भी होने चाहिए, हाथी भी होने चाहिए, घोड़े भी होने चाहिए, ताकि मतलब आज की तरह की प्रोफेशनल आर्मी का जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं वो सैलरी दे दी जा सके। साथ के साथ इन्हें राष्ट्रप्रेमी होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए, इनकी सैलरीज अच्छी होनी चाहिए ताकि ये लड़ने को कटने को तैयार रहें। साथ के साथ ये भी देखना चाहिए कि युद्ध में अगर जो शहीद होते हैं उनके परिवारों को ध्यान रखने की बात की गई, ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो कि हाँ कल को हमें कुछ होता है तो हमारे परिवारों को ध्यान रखा जा सकेगा। ब्राह्मणों को भर्ती करने से मना करता है, क्योंकि उनका कहना था कि ब्राह्मणों को फौज में भर्ती किया जाना गलत है, बिकॉज वो नॉलेज ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। ये बाकी की तीनों वर्णों की बात करते हैं, क्षत्रिय लड़े बहुत अच्छी बात, लेकिन इमरजेंसी पड़ने पे दूसरे 2 वर्णों को भी वो उसके अंदर शामिल करने की बात करते हैं। साथ के साथ सेना को हमेशा अनुशासित होना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, हायरार्की में काम करना चाहिए। और सेना का मकसद केवल बाहर से डिफेंस करना नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम से भी खुद का सामना करने के लायक उसको होना चाहिए। साथ के साथ सैलरी अच्छी दी जाए, सुविधा अच्छी दी जाए। जैसे आज भी बात की जाती है, आर्मी को हम सैलरी देते हैं, पेंशन देते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को नहीं, बिकॉज वो सबसे बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उस सेक्रीफाइस को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि उनको इस बात का विश्वास रहे कि अगर उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस होती है, उनकी फैमिलीज का ध्यान रखा जाएगा, उनके रिटायरमेंट के बाद या उनकी इंजरी के बाद उसका ध्यान रखा जाएगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर में मित्र, कोई भी राज्य फॉरेन पॉलिसी के बिना नहीं चल सकता। दुश्मन पे नजर रखो बिल्कुल, पर दोस्त भी बनाओ। राजा को मित्र होना चाहिए, मित्र ऐसे हो जो आवश्यकता पड़ने पे साथ दें, सहायता दें, और साथ के साथ जिनके साथ संबंध विच्छेद होने की संभावना ना हो। इस बारे में उन्होंने मंडला थ्योरी में बहुत अच्छे से बात की। राजा को किस तरह से दोस्ती करनी चाहिए, किस तरह से नजर रखना चाहिए, किस तरह से जासूसी करनी चाहिए अपने दुश्मनों के ऊपर, ताकि एक मजबूत सिस्टम क्रिएट हो सके। अगेन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने स्वामी के बराबर ही इंपॉर्टेंस या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस अमात्य यानी मंत्रिमंडल को दिए, बिकॉज मंत्रिमंडल के थ्रू ही स्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के थ्रू ही स्टेट प्रॉपर वे में काम कर सकता है, बिकॉज राजा के लिए राज्य नहीं चला सकता। राजा को कंट्रोल करने वाली या उसको गाइड करने वाली या कहीं ना कहीं उसको बीच में रोक के बताने वाली कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत करें, बॉडी होने की जरूरत है, तो वो राज्य है, सॉरी अमात्य है। राजा सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आधारशिला है पूरे स्टेट सिस्टम की, लेकिन अगेन राजा को राय देने वाला अमात्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब राजा को कैसा होना चाहिए? राजा अच्छे कुल में जन्मा हो,
उसके पास रैशनल व्यू पॉइंट्स हों, वो अच्छे को अच्छा बुरे को बुरे समझे, वो ज़्यादा उत्साहित ना हो खुशी के मामलों में पर गम के मामलों में हताश भी ना हो, वो एक बार परस्पर विरोधी बातें ना करे, आज कल कुछ वो एक्सेप्ट करे अगर कोई उसकी मदद करता है। साथ के साथ उसका लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, हमेशा हाई टारगेट वाला व्यक्ति होना चाहिए। साथ के साथ उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपने मंत्रियों को काबू में रख सके। अगर मंत्री काबू से बाहर चले जाएंगे तो राजा की अथॉरिटी चैलेंज करेंगे। साथ के साथ ज़्यादा बड़ा मंत्रिपरिषद ना लेके चले, एक रैशनल मंत्रिपरिषद बनाए और हमेशा तैयार रहे बुरे वक्त के लिए। साथ के साथ राजा को हमेशा प्रजा के हित में लगे होने वाला चाहिए, हमेशा प्रजा के रक्षण के लिए हित में लगे वाला होना चाहिए। और साथ के साथ हमेशा वर्ल्डली प्लेजर मतलब दुनिया के सुखों का उपभोग करे पर उसका मकसद अच्छे काम करके अगले सुख को प्राप्त करना और जनता के सुखों को मैक्सिमाइज करना है। यानी कि केवल ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं तो मैं मस्ती मजाक करता रहूं, अगर वो करता रहूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब इन्होंने राजा की दिनचर्या को बेसिकली 24 घंटे को 16 घड़ियों में बांटा कि राजा को किस तरह से दिन भर काम करना चाहिए। इन 16 घड़ियों की जब हम बात करते हैं तो पहली घड़ी में राजा से कहा गया कि हिसाब किताब देखे, फिर किसी घड़ी में ग्रामों को कैसे मैनेज करना है, मंत्रियों से बात करना है, गुप्तचर से बात या गौर करना है कि दिन में 2 बार वो गुप्तचरों से बात कर रहा है। मतलब राजा को ये पता होना चाहिए, इसमें सब बताया गया इन 16 घड़ियों में। लाइफ एंजॉयमेंट करना, म्यूजिक सीखना, आराम करना, धर्म की बातें करना, पूजा करना, मिनिस्टर से बात करना, वॉर की प्रिपरेशन करना, एक्सरसाइजेस करना, पर गुप्तचरों से 2 बार मिलना। मतलब गुप्तचर इंपॉर्टेंट धुरी है राज्य की। राजा को पता होना चाहिए उसके पीठ पीछे राज्य में क्या चल रहा है। अगर राजा नजर नहीं रखेगा तो राज्य कमजोर हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि राजा को हमेशा तैयार। इसके सिवाय एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य युद्ध करना। एक चक्रवर्ती राजा हमेशा युद्ध करेगा। युद्ध का मकसद केवल सीमा बढ़ाना नहीं होता, दूसरे राज्यों को यह बताना भी होता है कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो आप हम पे अटैक करने की ना सोचें। मतलब हमेशा एग्रेसिव खेलो, फ्रंट फुट। आइडियलिज्म कहता है आप अच्छे रहोगे, अटैक नहीं करेगा। रियलिज्म कहता है ना हमेशा फ्रंट फुट पे खेलो ताकि दुश्मन पे एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रह सके, कभी भी वो आपके ऊपर प्रेशर न डाल सके। तो क्या राजा निरंकुश है? क्या ये राजा सब कुछ कर सकता है? नहीं। जिस तरह से लॉक का राजा सब कुछ कर सकता है, सॉरी हॉब्स का, इनका राजा सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों? एक तो मैंने बताया संविदा स्टेट है, जनता ने रूल करने का अधिकार दिया, टैक्सेशन दिया, उसके बदले राजा ने धर्मसम्मत तौर पे उसको रूल करने का वादा किया, अनुबंध हुआ। धार्मिक नीति और रीति रिवाज, धर्मशास्त्र की बात होती है, धर्म राज्य की बात होती है, राजधर्म की बात होती है, जिसमें शास्त्रों में बताया गया एक आइडल राजा, जैसे फिलोसोफर किंग की बात की जाती है ग्रीक फिलोसॉफी में, उसी तरह से ये भी एक दार्शनिक राजा है जिसको धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना है, जिसको देखना है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बुरा नहीं है, तो उसके बारे में ये बात करता है। जनता और जनमत का नियंत्रण, अगेन अमात्य के थ्रू, जनता के थ्रू। जनता को कहा गया स्वाभिमानी बनो, स्वामी भक्त बनो, लेकिन जनता को यह भी कहा गया कि अगर टैक्सेशन लिमिट से ज्यादा हो आप सवाल कर सकते हो। जनता के अधिकारों का शोषण राजा नहीं कर सकता, अगर आप कर रहे हो तो आप सवाल कर सकते हो। मंत्रिपरिषद कड़ी है जनता और राजा के बीच की। बाकी राजा को ट्रेनिंग जो 16 घड़ियों में बांटा गया कि किस तरह से राजा को कार्य करना है, राज्य को कार्य नहीं करना, वो सब चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो ये बेसिकली लार्जली सप्तांग सिद्धांत था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल चीज़ आ जाती है अमात्य की। मंत्रिपरिषद सबसे आखिरी में हम डिस्कस करते हैं इसका रोल, राजा के जितना ही इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो, जो सवाल करे, जो हमेशा इस तरह से रहे कछुए की तरह, जो हमेशा अपने अंगों को छुपा के रहे, गुप्त रहे, जरूरत पड़ने पे केवल मुंह हाथ कान बाहर निकाले भैया, हर जगह राय नहीं देनी, लेकिन देखता रहे हो क्या रहा है और जरूरत पड़ने पे रिएक्ट करे, सवाल करे और मंत्रिपरिषद राजा पे नियंत्रण करे। देखो 6 जो 7 अंग है उसमें मंत्रिपरिषद राज्य के दूसरे 6 अंगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज वो ज्ञानी है, उसके पास अपने विषय क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र का स्पेशल नॉलेज है और उससे बार बार कहा गया है कि राजा को क्या सत्य है क्या गलत है वो बताओ। प्रजा डायरेक्टली राजा से बात नहीं करेगी, मंत्रिपरिषद राजा को जनता की व्यूज बताएगा। उनकी जिम्मेवारी है कि राजा को हमेशा तैयार करें बुरे वक्त के लिए कि अगर तुम कुछ गलत करो जनता तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। तो ये बेसिकली सप्तांग सिद्धांत था। ऐसे तो बहुत डिटेल में है पर हमने इतना एक शॉर्ट में इसको क्रिप्स वे में समझने की कोशिश की। और अगली सीरीज में हम बात करेंगे मंडला थ्योरी की। थैंक्स।